हेलो फ्रेंड्स, आप सबका कक्षा 7 विज्ञान विषय के अध्याय 12 पादप में जनन के अभ्यास प्रश्नों की इस क्लास में हार्दिक स्वागत है। हमने चैप्टर 1 से लेकर 11 तक के अभ्यास प्रश्नों को अच्छे से सॉल्व कर लिया है। वो क्लासेस आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आराम से देख सकते हो। तो आज की इस क्लास में हम अध्याय 12 के अभ्यास प्रश्नों को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। देखें, पहला प्रश्न दिया गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हमारे सामने टोटल 5 रिक्त स्थान दी गई है जिनकी हमें पूर्ति करनी है। पहले रिक्त स्थान है, जनक पादप के कायिक भागों से नए पादप के उत्पादन का प्रक्रम क्या कहलाता है। तो जनक पादप के कायिक भागों से नए पादप के उत्पादन का जो प्रक्रम है वो कायिक प्रवर्धन कहलाता है। दूसरा है, ऐसे पुष्पों को जिनमें केवल नर अथवा मादा जनन अंग होता है, मतलब कोई एक जनन अंग होता है, या तो नर जनन अंग होता है या फिर मादा जनन अंग होता है, तो ऐसे पुष्प को एक लिंगी पुष्प कहते हैं। तीसरा है, पराग कणों का उसी अथवा उसी प्रकार के अन्य पुष्प के परागकोश से वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण का प्रक्रम कहलाता है। पराग कणों का या तो उसी पुष्प पर या उसी तरह के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जो स्थानांतरण है वो क्या कहलाता है, वो परागण कहलाता है। ठीक। चौथा, नर और मादा युग्मकों का युग्मन। जब नर और मादा युग्मक मिलते हैं तो उनके युग्मन से किसका निर्माण होता है, युग्मनज का निर्माण होता है, या वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, युग्मनज कहलाता है। अगला, बीज प्रकीर्णन, यानी बीजों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो परिवहन है वो पवन, जल और जंतुओं के द्वारा होता है। ठीक है, तो ये आपका पहला प्रश्न था। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दिया गया है, अलैंगिक जनन की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए और प्रत्येक का उदाहरण दीजिए। हमें अलैंगिक जनन की जो विधि आपके चैप्टर में दी गई है उन विधियों का पहले वर्णन करना है और प्रत्येक का उदाहरण भी देना है। तो बात करते हैं हम सबसे पहले कायिक प्रवर्धन विधि की। तो इस विधि में पादप के मूल, तने, पत्ती अथवा कली या जिसे मुकुल भी कहते हैं, जैसे किसी कायिक अंग द्वारा नया पादप प्राप्त किया जाता है। यानी इस विधि में पहले पादप के किसी भाग का कलम बनाया जाता है और कलम बना के फिर नए पादप की प्राप्ति की जाती है। देखो उदाहरण, गुलाब के पौधे, किसका हम कलम कर रहे हैं, गुलाब के पौधे का। तो गुलाब के पौधे की एक शाखा का पर्व संधि से काटकर, गुलाब के पौधे की एक शाखा को पर्व संधि, जहां गांठ टाइप एरिया होता है जहां से दूसरी शाखा निकलती है, वहां से काटकर शाखा का एक टुकड़ा निकाल लेते हैं। ठीक है, इस टुकड़े को कलम कहते हैं। क्या कहते हैं, कलम। जैसा आपको पहले चित्र में दिख रहा है, ये समझ लीजिए गुलाब का पादप है और बीच में से हमने कुछ इस तरह इसे काट लिया है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कलम। तो इस हिस्से को, जिस हिस्से को हमने वहां से काट के अलग किया है उसे कहते हैं कलम करना। अब कलम को सीधा खड़ा करके इसका कुछ भाग हम कहाँ दबा देते हैं, मिट्टी में, और कलम को प्रतिदिन क्या देते हैं, पानी देते हैं। कुछ दिन बाद इससे जड़ और पत्तियां निकलने लगती है, यानी नए गुलाब के पौधे का निर्माण हो जाता है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, एक पेड़ है जिसको पहले कलम किया गया है और फिर दूसरे पेड़ के साथ क्या किया गया है, जोड़ा गया है, तो एक नए पेड़ की प्राप्ति हमें मिल जाती है। ठीक है, चलिए दूसरी विधि है मुकुलन विधि। तो मुकुलन विधि में होता क्या है, कोशिका से, जो पादप है उस पादप की कोशिका से उभार के समान बाहर की ओर एक रचना निकलती है, उसे क्या कहते हैं, मुकुल या कली कहते हैं। जैसा आपको यहाँ चित्र में नीचे दूसरे भाग में दिख रहा होगा, यहाँ पर देखो पहले चित्र में थोड़ा बाहर की ओर एक उभार निकला है, वही उभार फिर आगे क्या करता है, वृद्धि करता है, उसे क्या कहते हैं, मुकुल या कली। यह मुकुल क्या करता है, वृद्धि करता है, धीरे धीरे वृद्धि करता है और परिपक्व होकर मात्र कोशिका से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। ठीक है, और फिर धीरे धीरे वो स्वतंत्र होकर क्या करता है, एक अलग पादप के रूप में कार्य करता है। कभी कभी मुकुल मात्र कोश या मात्र कोशिका में लगे रहकर भी नए जीव उत्पन्न करता रहता है। उदाहरण की बात करें तो थोड़ा यीस्ट पाउडर लेकर इसे एक ऐसे बर्तन में डाल देते हैं जिसमें कुछ क्या हो, जल हो। में कुछ यीस्ट पाउडर लेना है और उसे थोड़े भरे हुए पानी वाले पात्र में रख देना है। इस जल में एक चम्मच क्या डालनी है, शक्कर डालनी है। ठीक है, कुछ समय बाद इस
कोष से, ठीक है, या जो घोल बना होगा उस घोल या कोष से एक उभार के समान मुकुल निकलते हुए आपको बाहर दिखेंगे और इस प्रकार एक नए जीव का निर्माण हो जाएगा। जैसा आपको नीचे चित्र में दिख रहा है, ये हाइड्रा या यीस्ट का चित्र है, ठीक है। इसमें सबसे पहले कोशिका का कोई एक भाग बाहर की तरफ एक उभार के रूप में बाहर निकलता है, वो धीरे धीरे वृद्धि करता है यानी मुकुल बनता है और यही मुकुल आके जब परिपक्व होकर एक नए हाइड्रा या यीस्ट का निर्माण कर देता है, ठीक। अगला विधि है वो है खंडन विधि। खंडन विधि से अलैंगिक प्रजनन, कैसा प्रजनन होता है? अलैंगिक, यानी कि इसमें जनन की प्रक्रिया में केवल एक ही जीव भाग लेता है और ये साधारणतः एक कोशी के जीवों में होता है, ठीक है। इस विधि में होता क्या है? तो इस विधि में जीव का शरीर दो भागों में क्या हो जाता है? टूट जाता है। इसमें अनुकूल परिस्थिति में परिपक्व कोशिका का केंद्रक पहले दो भागों में विभाजित हो जाता है और उसके पश्चात कोशिका द्रव्य भी दो भागों में विभाजित होकर दो नई कोशिकाओं को जन्म देता है। क्या होता है? जैसे देख लो, जैसे ये कोई जीव है, इसके अंदर ये क्या है? केंद्रक है और इसमें क्या भरा हुआ है? कोशिका द्रव्य भरा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर केंद्रक है और यहाँ पर क्या भरा हुआ है? यहाँ पर भरा हुआ है केंद्रक द्रव्य। तो सबसे पहले ये जो संरचना है वो कुछ इस तरह होगी और केंद्रक के आकार में क्या होगा? परिवर्तन होगा, ठीक है। और धीरे धीरे ये केंद्रक भी दो भागों में टूट जाएगा और फिर इन दोनों भागों में कोशिका द्रव्य भी विभाजित हो जाएगा और इस प्रकार एक जीव से दो नई कोशिकाओं का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। जैसे जलाशयों में शैवाल जल और पोषक तत्व पाकर दो या दो से अधिक खंडों में क्या हो जाते हैं? विखंडित हो जाते हैं और ये खंड नए जीवों में वृद्धि कर जाते हैं और इस प्रकार ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। तो ये थी आपकी खंडन विधि, जिसमें एक कोशिका दो भागों में टूटकर दो नए जीवों का निर्माण करती है। अगली विधि दी हुई है बीजाणु निर्माण विधि। यह भी अलैंगिक जनन की एक विधि है। कौन से जनन की? अलैंगिक जनन की एक विधि है। इस विधि द्वारा जीवाणु जनन करते हैं। कौन जनन करते हैं? जीवाणु। जीवाणु उच्च ताप और निम्न आर्द्रता जैसी प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण कठोर सुरक्षात्मक आवरण से क्या होते हैं? ढके रहते हैं। इसीलिए ये लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं और अनुकूल परिस्थितियों में बीजाणु अंकुरित होकर क्या बनाते हैं? नए पौधे बनाते हैं। जैसा आपको चित्र में दिया हुआ है, ये बीजाणु धानी है जिसमें सारे बीजाणु मौजूद है। धीरे धीरे ये बीजाणु परिपक्व होके क्या होते हैं? अंकुरित होकर फिर नए जीव का निर्माण कर देते हैं। उदाहरण की बात करें तो फर्न अनुकूल परिस्थिति पाकर नए पौधों का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार आपके अध्याय में टोटल अलैंगिक जनन की 4 विधियां दी गई थी। कायिक प्रवर्धन, मुकुलन, खंडन और बीजाणु निर्माण। इन चारों विधियों का हमने अच्छे से जिक्र कर लिया है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। पादपों में लैंगिक जनन के प्रक्रम को समझाइए। मैं बताना है कि पादपों में लैंगिक जनन की प्रक्रिया किस तरह होती है। तो पुष्प पादप का जनन अंग होते हैं। पादप का जो जनन अंग है वो कौन होता है? पुष्प होता है। अब पुष्प में जो पुंकेसर है वो नर जनन अंग होता है और जो स्त्री केसर है वो कौन सा अंग होता है? मादा जनन अंग होता है। पुष्प के अंदर पुंकेसर नर जनन अंग कहलाता है और स्त्री केसर मादा जनन अंग कहलाता है। पुंकेसर में परागकोश होता है। क्या होता है? पुंकेसर में ये परागकोश होता है और परागकोश में क्या होते हैं? परागकण होते हैं। परागकोश में क्या होते हैं? ये छोटे छोटे जो आपको कण दिख रहे हैं ये क्या होते हैं? परागकण, जो क्या बनाते हैं? नर युग्मक बनाते हैं, ठीक है। वही बात करें स्त्री केसर की, तो स्त्री केसर में अंडाशय होते हैं। क्या होते हैं? अंडाशय होते हैं, ठीक है। स्त्री केसर में क्या होता है? अंडाशय। और अंडाशय में एक या अधिक बीजांड होते हैं। क्या होते हैं? बीजांड होते हैं। मादा युग्मक या अंड का निर्माण कहां पर होता है? बीजांड में होता है। यहां पर किसका निर्माण होता है? मादा युग्मक का निर्माण होता है। अब लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मकों के युग्मन से यानी मिलने से क्या बनता है? युग्मनज बनता है और युग्मनज आगे चलकर किसके रूप में? भ्रूण के रूप में विकसित होता है और फिर नए पादप का निर्माण हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है, अलैंगिक और लैंगिक जनन के बीच प्रमुख अंतर बताइए। हमें लैंगिक और अलैंगिक जनन के बीच में क्या बताना है? अंतर बताना है। तो देखिए लैंगिक जनन में नर
और मादा दोनों की आवश्यकता होती है। वही बात करें अलैंगिक जनन में, तो उसमें नर और मादा दोनों की जरूरत नहीं होती, केवल एक ही जीव की जरूरत होती है। ठीक है, चलिए लैंगिक जनन में नए जीव की उत्पत्ति दोनों से होती है। लैंगिक जनन में जो नया जीव बनता है उसकी उत्पत्ति के लिए नर और मादा दोनों की भागीदारी होना जरूरी है। लेकिन अलैंगिक जनन में नए जीव की उत्पत्ति केवल एक ही जनक से होती है, वो या तो नर से भी हो सकती है और मादा से भी। फिर अलैंगिक जनन में निषेचन की क्रिया होती है। निषेचन का मतलब होता है जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं तो उससे निषेचन की क्रिया कहते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। वही अलैंगिक में निषेचन की क्रिया नहीं होती है। ठीक है, ये दोनों में प्रमुख अंतर है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 5। किसी पुष्प का चित्र खींचकर उसमें जनन अंगों को नामांकित कीजिए। हमें एक पुष्प का चित्र बनाना है और उसमें जनन अंगों को बताना है कि नर जनन अंग कौन कौन से होते हैं और मादा जनन अंग कौन कौन से होते हैं। तो नर जनन अंग कौन सा होता है? पुंकेसर। और मादा जनन अंग कौन सा होता है? स्त्री केसर। अब पुंकेसर में क्या होता है? योजी होते हैं, परागकोश होता है जिसमें परागकण होते हैं और पुंततु होता है। वही बात करें स्त्री केसर की, तो स्त्री केसर में वर्तिकाग्र होता है, वर्तिका होती है, अंडाशय, बीजांड और पुष्पासन। ये किसके भाग है? ये मादा जननांग के भाग है। ठीक है, ये जैसे दूसरा चित्र और आपके सामने दिया हुआ है, देखो ये पुंकेसर का चित्र है जिसमें परागकोश, लघु बीजाणुधानी और योजी पाए जाते हैं। और दूसरा चित्र है ये स्त्री केसर का है जिसमें वर्तिकाग्र, वर्तिका, ये तो पूरा फूल का है। ठीक है, इसमें पुंकेसर ये नर का भाग है, फिर ये दल, बाह्य दल, जबकि ये अंडाशय, बीजांड, ये सब किसके भाग है? ये सब स्त्री केसर के भाग है। ठीक, चलिए अगला, स्वपरागण और परपरागण के बीच अंतर बताइए। हमें स्वपरागण और परपरागण में अंतर बताना है। अगर हम सिंपल भाषा में बात करें तो जब किसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो उसे स्वपरागण कहते हैं। यानी कि एक पुष्प का उसी पुष्प के साथ निषेचन होना क्या कहलाता है? स्वपरागण। जिसमें क्या होता है कि ये उसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरेंगे और निषेचन की क्रिया होगी। वही बात करें जब एक पुष्प के परागण किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो इसे कहते हैं परपरागण। मतलब इसमें जो परागकण होते हैं वो किसी और पुष्प के होते हैं और जो स्त्री केसर वाला हिस्सा होता है वो भी किसी और पुष्प का होता है। तो परागकण और स्त्री केसर दोनों अलग अलग पुष्प में मौजूद होते हैं तो इसे कहते हैं परपरागण। ठीक है, देखो यहाँ पर हमने एक सारणी भी बनाई है जिसमें हमने दोनों को अच्छे से समझा रखा है। एक तरफ हमने लिखा है स्वपरागण, दूसरी तरफ हमने लिखा है परपरागण। बात करें स्वपरागण की तो इसमें एक पुष्प के परागकण अपने ही पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं। अभी हमने बताया कि स्वपरागण में एक ही पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं। वही परपरागण में एक पुष्प के जो परागकण हैं वो अपनी ही जाति के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं। ठीक, दूसरा बिंदु है स्वपरागण में किसी साधन अथवा माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसमें परागकणों का परिवहन की जरूरत नहीं है, उसी पादप में परागकण और स्त्री केसर दोनों मौजूद है। वही अगर परपरागण की क्रिया है तो इसमें साधन अथवा माध्यम जैसे वायु, जल आदि की क्या होती है? आवश्यकता होती है, क्योंकि इन साधन या माध्यमों के जरिए ही परागकण एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक पहुंचेंगे। तीसरा पॉइंट है स्वपरागण में यह क्रिया केवल द्विलिंगी पुष्पों में ही संभव है। स्वपरागण की क्रिया द्विलिंगी पुष्प जिसमें नर और मादा जननांग दोनों मौजूद होते हैं उसमें ही संभव है। वही परपरागण की क्रिया एक लिंगी और द्विलिंगी दोनों ही प्रकार के पुष्पों में हो सकती है। ठीक, स्वपरागण में अगला बिंदु है इसमें पुष्प छोटा होता है और पुष्प के लिए रंग, सुगंध और मकरंद की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक, क्योंकि यहाँ पर परागकण के परिवहन की कोई ज्यादा जरूरत नहीं होती है। वही बात करें परपरागण की तो इसमें पुष्प कैसा होता है? बड़ा होता है और कीटों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए चमकीला, भड़कीला, रंगीन और सुगंधित मकरंद का होना क्या है? अति आवश्यक है। तभी परागकण का एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक क्या हो सकता है? स्थानांतरण होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दिया गया है पुष्पों में निषेचन का प्रक्रम किस प्रकार संपन्न होता है? वो हमें बताना है कि पुष्पों के अंदर निषेचन की क्रिया किस प्रकार होती है। तो पुंकेसर जो नर जननांग का हिस्सा है के पराग कोशों से परागकण
कौन? परागकण स्त्री केसर की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। ठीक है, नर का जो पुंकेसर का हिस्सा है, यहां परागकोश में मौजूद परागकण कहां पहुंचते हैं? स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। ठीक है, जहां इनका क्या होता है? अंकुरण। वर्तिकाग्र में क्या होता है? अंकुरण होता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या बनती है? पराग नलिका बनती है। क्या बनती है? पराग नलिका। ये वाली नलिका जो आपको दिख रही है, ये क्या है? यहाँ पर पराग नलिका है। चित्र में बता देता हूं, देखो दूसरे वाले चित्र में ये मैं रंगीन जो कर रहा हूं हिस्सा, ये पराग नलिका है। ठीक है, अब पराग नलिका वर्तिका में प्रवेश करके कहां पहुंचती है? अंडाशय में। यहां से ये जो नलिका है, ये यहां से कहां पहुंचेगी? यहां पर अंडाशय में पहुंचेगी। ठीक, अंडाशय में बीजांड होते हैं। क्या होते हैं? बीजांड होते हैं, जिसमें क्या होते हैं? अंडाणु। अब पराग नलिका बीजांड में नर युग्म को क्या करती है? छोड़ती है। जो पराग कण है वो यहां से लेके कहां छोड़ेगी? इस बीजांड में। अब नर और मादा युग्मक मिलकर क्या बनाते हैं? युग्मनज बनाते हैं। ठीक है, और इस प्रकार पुष्पों में निषेचन की क्रिया संपन्न होती है, और निषेचन के पश्चात बीजांड एवं अंडाशय परिवर्तित होकर क्या बनाते हैं? बीज और फल बनाते हैं। ठीक, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। बीजों के प्रकीर्णन की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। कि बीजों का प्रकीर्णन यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो स्थानांतरण या प्रकीर्णन होता है वो कैसे होता है, वो हमें समझाना है। तो प्रकृति में पादप के फलों और बीजों का प्रकीर्णन पवन, जल और जंतुओं द्वारा होता है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं पवन द्वारा प्रकीर्णन। तो कुछ पादपों के पंख युक्त बीज, कुछ पादपों के पंख युक्त बीज जैसे सहीजन, द्विफल यानी मैपिल के, घासों के हल्के बीज, मदार के रोम युक्त बीज, सूरजमुखी के रोम युक्त फल पवन के साथ यानी वायु के साथ उड़कर सुदूर स्थानों तक चले जाते हैं और वहां जाकर प्रकीर्णित हो जाते हैं। ठीक है, दूसरा है जल द्वारा। तो कुछ बीज अथवा फल जल के द्वारा प्रकीर्णित होते हैं। ठीक है, ऐसे बीजों के आवरण स्पंजी अथवा कैसे होते हैं? तंतुमय, जिससे वे जल में आसानी से तैरते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान को चले जाते हैं। उदाहरण जैसे नारियल। ठीक, तीसरा है जंतुओं द्वारा प्रकीर्णन। तो कुछ बीजों का प्रकीर्णन किसके द्वारा होता है? जंतुओं द्वारा। इस प्रकार के बीजों में ऐसी संरचनाएं होती है जिससे ये जंतुओं के शरीर से क्या हो जाते हैं? चिपक जाते हैं और दूर स्थान तक पहुंच जाते हैं। ऐसे बीज कांटेदार अथवा हुक जैसी संरचनाओं के होते हैं। इसी कारण वो जीवों के शरीर के साथ आसानी से कहीं चिपक जाते हैं और उनके शरीर के हिस्सों के साथ चिपक कर दूसरे भागों तक पहुंच जाते हैं, जैसे यूरेना, जैंथियम आदि के बीज। ठीक है, तो इस प्रकार बीजों का प्रकीर्णन पवन, जल और जंतुओं के द्वारा आसानी से हो जाता है। अगला प्रश्न है, कॉलम ए में दिए गए शब्दों का कॉलम बी में दिए गए जीवों से मिलान कीजिए। पहला है कली या मुकुल। तो कली या मुकुल हाइड्रासिस से, हाइड्रा या हिस्ट से संबंधित है। ठीक, फिर है आंख। तो आंख किसमें होती है? आलू से संबंधित है। फिर खंडन, खंडन किसमें होता है? स्पाइरोगोइरा में होता है। पंख किसमें होते हैं? मैपिल में। और बीजाणु किससे संबंधित है? तो बीजाणु डबल रोटी की फफूंद से संबंधित है। ठीक, अगला प्रश्न है सही विकल्प पर निशान लगाइए। पहला है पादप का जनन भाग होता है, अभी हमने पढ़ा था पुष्प। नर और मादा युग्मक के युग्मन का प्रक्रम क्या कहलाता है? तो नर और मादा युग्मक के युग्मन जब मिलते हैं तो उस क्रिया को क्या कहते हैं? निषेचन। परिपक्व होने पर अंडाशय विकसित हो जाता है। तो जब परिपक्व हो जाएगा तो अंडाशय किसमें विकसित होगा? फल में। ठीक है, चौथा बीजाणु उत्पन्न करने वाला एक पादप जीव है। तो कौन सा है इसमें से? डबल रोटी का फफूंद। ठीक, फिर ब्रायोफिलम अपने जिस भाग द्वारा जनन करता है वह कौन सा है? तो वो कौन सा भाग है? पत्ती। ठीक है, तो इस प्रकार हमने आपके अभ्यास के सभी प्रश्नों को अच्छे से सॉल्व कर लिया है। तो क्लास देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।